हेलो स्टूडेंट। आज हम छठवीं क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 चर संख्या। मैं हूं परमानंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं चर संख्या। जैसे अभी तक जो हमने संख्या पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम संख्या के बारे में थोड़ा सा देख लें कि हम क्या क्या संख्या अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब ऐसी संख्या जो एक से शुरू होता है और वो अनंत रूप से आगे बढ़ता है। यानी कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर आपको पूछा जाए तो हम नहीं बता सकते। इस प्राकृत संख्या में अगर शून्य को भी ऐड कर देते हैं तो हमको जो संख्या प्राप्त होता है वो कहलाता है पूर्ण संख्या। ये शून्य से स्टार्ट होगा और ये भी अनंत तक जो है आगे बढ़ता है। इसी प्रकार इसमें जो है आपका केवल धनात्मक संख्या प्राप्त हुआ है। इसमें जो है धनात्मक और शून्य, और यदि हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में आपका जो है ऋणात्मक संख्या भी आएगा, शून्य भी आएगा और धनात्मक संख्या भी सम्मिलित हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका पूर्णांक। इसके बाद और भी हम संख्या देखते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या। अब यहां पर परिमेय संख्या और भिन्न को मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, दोनों को मैं एक साथ समेट देता हूं। तो परिमेय संख्या या भिन्न यानी कि जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, ये आपका परिमेय संख्या या भिन्न कहलाता है। और हम पढ़े हैं इसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप जो आता है, हम उसको बोलते हैं दशमलव वाली संख्या। यानी कि 0.5, 1.25, 3.75, ये जो है अलग अलग संख्याएं। तो ये जितने प्रकार की संख्याएं जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं, इनका मान जो है फिक्स रहता है। कहीं पर अगर हम एक लिख दिए तो उसका मान एक ही होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम 2/3 लिख दिए मतलब उसका मान 2/3 ही रहता है। तो ये जितने प्रकार की संख्याएं जो आप पढ़ रखे हैं अभी तक का, ये सब के सब जो है आपके कहलाते हैं अचर संख्या। अचर संख्या या फिर इसको बोलते हैं अचर राशि। ये जितने भी संख्याएं पढ़े हैं, क्योंकि इसका मान जो एकदम फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं अचर संख्या या फिर अचर राशि। मतलब आप बोल सकते हो कि आप अचर राशि के बारे में अभी तक पढ़ चुके हो। लेकिन इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं चर संख्या। तो ऐसी संख्या जिसका मान परिवर्तित होता है। तो यहां पर मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, यहां पर केवल मैं सांकेतिक रूप में लिख दे रहा हूं, जिसका मान परिवर्तित होता है या परिवर्तित हो सकता है, ये जो है आपका चर संख्या कहलाता है। इसको हम जो हिंदी का जो अल्फाबेट होता है क ख ग, ये इसके द्वारा दर्शा सकते हैं, या फिर इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है ABCD, इसके द्वारा भी दर्शाते हैं, या फिर इस इंग्लिश का जो स्मॉल लेटर होता है इसके द्वारा भी दर्शाया जाता है। और सबसे ज्यादा इसी के द्वारा दर्शाते हैं। इंग्लिश का जो स्मॉल लेटर होता है A से लेकर के Z तक, इसके द्वारा हम चर संख्या को दर्शाते हैं। अब यहां पर बात आती है कि भाई ये चर संख्या जिसका मान परिवर्तित हो सकता है बताया जा रहा है, या जिसका मान परिवर्तित होता है, ये किस प्रकार का होगा। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो अगर हम बोलें कि सप्ताह में दिनों की संख्या, ध्यान देंगे, सप्ताह में दिनों की संख्या कितना होता है, ये होता है 7। अब मेरे को ये बताइए कि सप्ताह में दिनों की संख्या ऐसा कभी होता है कि जनवरी में 7 है तो फरवरी में 6 हो जाए और मार्च में 8 हो जाए? नहीं हो सकता। मतलब सप्ताह में दिनों की संख्या एकदम फिक्स है, वो 7 दिन ही होते हैं, वो नहीं बदलता। तो इसको हम किस में लाएंगे? अचर संख्या या फिर अचर राशि में लेंगे। लेकिन अगर मैं उसी को बोलूं कि माह में दिनों की संख्या,
अब ये जो है बताइए मेरे को चेंज होता है कि नहीं होता। अगर जनवरी के लिए लें तो वो हो जाता है 31 दिन का, फरवरी के लिए लें तो वो या तो 28 होता है या फिर 29 होता है, मार्च के लिए लें फिर 31 हो जाता है, अप्रैल के लिए लें तो वो 30 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने अलग अलग नंबर मिल चुके हैं, 28, 29, 30 और 31। यानी कि माह में दिनों की संख्या को अगर लें तो ये जो है परिवर्तित होता है, जनवरी में अलग, फरवरी में अलग, मार्च में अलग, अप्रैल में अलग। तो इसमें जो है माह में दिनों की संख्या को अगर हम लें तो ये बदल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चर संख्या। अब इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, माना माह में दिन जनवरी माह में दिनों की संख्या x अगर हम लिखें तो हो जाएगा 31, फरवरी माह में दिनों की संख्या अगर लिखें तो x बराबर 28 होगा या फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अगर हम अप्रैल में माह के दिनों की संख्या लें तो वो 30 हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि इनका मान जो है हमको अलग अलग रखना पड़ रहा है और इसको किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है, x के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो यही x जो है क्या कहलाएगा, आपका चर संख्या कहलाता है। मेरे को उम्मीद है कि आप चर संख्या और अचर संख्या को अभी तक आप समझ चुके होंगे। अब जो चर संख्या हम पढ़े हैं उस चर संख्या का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो है आइए प्रश्नावली में प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को संख्याओं यानी कि संख्याओं यानी कि आपका हो गया अचर संख्या, अक्षर संख्याओं यानी कि अचर राशि हो गया, अक्षर संख्याओं सॉरी उल्टा बोल दिया, अक्षर संख्याओं यानी कि चर राशि, संख्याओं यानी कि अचर राशि, तथा मूलभूत संक्रियाओं। मूलभूत संक्रिया बोलने से गणित में 4 ही संक्रिया होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, यानी कि धन, ऋण, गुणा और भाग, इसके द्वारा के चिन्हों की सहायता से दिखाई है। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उसको हम चर संख्या, अचर संख्या और गणितीय संक्रिया के द्वारा जो हमको दिखाना है। और यह भी बताइए कि प्रत्येक अक्षर संख्या क्या बताता है। अब यहां पर देखते हैं, पहला में दिया गया है एक वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या से 2 गुना है। अब यहां पर अगर हम देखें कि अगर एक वृत्त के बारे में हम बात करें तो उसका व्यास क्या है आपको पता रहना चाहिए, त्रिज्या ये पता होना चाहिए, तब जो है आप अच्छे से बता सकते हैं। त्रिज्या से 2 गुना है, ये तो हमको मालूम है कि अगर एक वृत्त लेते हैं तो त्रिज्या का डबल कर दें तो व्यास मिलता है और व्यास का आधा कर दें तो हमको त्रिज्या मिलता है। लेकिन आप व्यास और त्रिज्या को कौन से अक्षर संख्या से आप दर्शाओगे, अक्षर संख्या यानी कि चर राशि। बताया गया है चर राशि को जो है इंग्लिश के स्मॉल लेटर ए से लेकर के जेड तक जो है हम लोग दर्शाते हैं। आइए इसको मैं पहले लिख के बता देता हूं कि लिखेंगे क्या। तो पहला में यहां पर हम लिख लेते हैं, माना वृत्त का व्यास d तथा त्रिज्या r है। यहां जो बोला गया है यह भी बताइए कि प्रत्येक अक्षर क्या दर्शाता है। ये जो बोला गया है कि प्रत्येक अक्षर क्या दर्शाता है, तो यहां पर एक अक्षर हम इस्तेमाल कर रहे हैं डी, जो किसको दर्शा रहा है, व्यास को। एक अक्षर तो हम दर्शा रहे हैं आर, ये किसको दर्शा रहा है, त्रिज्या को। तो माना वृत्त का व्यास डी तथा त्रिज्या आर है, तो जैसे पहले बोला गया है कि ये जो व्यास होता है त्रिज्या का कितना है, 2 गुना। कहने का मतलब अगर त्रिज्या में हम 2 का गुणा कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, व्यास के बराबर हो जाएगा। ये लाइन जो है मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो व्यास के जगह में हम लिख देंगे d और 2 गुणित त्रिज्या की जगह लिख देंगे r। तो ये जो हो गया आपका d बराबर 2 गुणित r। ये पूरा जो कथन लिखा गया है उसका ये आपका सार चीज आ गया। इसको देख के आप समझ जाओगे, r त्रिज्या है, d व्यास है, त्रिज्या में 2 का गुणा कर देंगे तो व्यास के बराबर हो जाएगा, यानी कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना है। ये होता है आपका चर संख्या के द्वारा किसी कथन को गणितीय रूप में लिखना।
अब दूसरा इसी में जो है देखते हैं। अच्छा, एक चीज और कि यहां पर व्यास को हमने डी लिखा और त्रिज्या को आर लिखा, यदि इसका कुछ कारण है तो उसको भी हमको देखना चाहिए। तो यहां पर है भी बोल सकते हैं और नहीं भी। कैसे है बोलने से, व्यास को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाईमीटर और त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं रेडियस। अब रेडियस बोल रहा है त्रिज्या को, तो ये रेडियस का आर ले लिए हमने और त्रिज्या को लिख दिए आर। व्यास को डायमीटर बोलते हैं, इसका पहला अक्षर है डी, तो हमने क्या लिख दिया, व्यास को डी। तो ये एक रीजन है कि आप व्यास को डी लिखें और त्रिज्या को आर लिखें, पर जरूरी नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि व्यास को डी बोलते हैं और त्रिज्या को जो है व्यास को रेडियस बोलते हैं और व्यास को डायमीटर और त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, नहीं पता, तो आप यहां पर जो है ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो x बराबर 2 गुणित y, ऐसा भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। सेकंड में चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर आपको तीन चीज पता करना पड़ेगा कि अगर एक आयत है, उसके लंबाई को हम क्या दर्शाएं, चौड़ाई को क्या दर्शाएं, क्षेत्रफल को क्या दर्शाएं, ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो हमको पता है कि लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ, तो हम उसके लिए ले लेंगे स्मॉल एल। चौड़ाई को बोलते हैं हम लोग ब्रेथ, तो इसको लिख देंगे क्या, बी। और क्षेत्रफल को लिखते हैं एरिया, तो उसके लिए हमको क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। अब यहां पर जो है लिखेंगे माना आयत की लंबाई एल, चौड़ाई बी, क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ये माना है हमने एल बी और ए, आप उसको एक्स वाई जेड भी लेंगे तो गलत नहीं होगा। अब यहां पर बोला गया है कि जो क्षेत्रफल होता है वो किसके किसके गुणा के बराबर है, लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो ये क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, हमने यहां पे लिख दिया ए बराबर एल गुणित बी, और ये आपका इस स्टेटमेंट का जो है सारी चीज हो गया। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा यहां पर एक दिया गया है जिसमें क्या लिखा है, पढ़िए जरा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर भी हमको तीन चीज देखना पड़ेगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ। आप अपने हिसाब से जो है इसको लिख सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं माना विक्रय मूल्य एस, क्रय मूल्य सी, लाभ पी है। तो अब बताया गया है हमको कि ये जो विक्रय मूल्य होता है इन दोनों के योग के बराबर है, तो यहां हम लिख देंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो विक्रय मूल्य की जगह लिख दिए एस, क्रय मूल्य की जगह सी और लाभ की जगह पी, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, गणितीय कथन दिया है, तो उसको गणितीय रूप में लिखने के लिए हमको चर संख्या का जो है सहयोग लेना पड़ता है। चर संख्या या अक्षर संख्या या फिर बोलते हैं उसको चर राशि। इसी का चौथा में अगर हम देखें, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया, यहां पर किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया, दो संख्या लेना है आपको। तो दो संख्या हम कैसे करके लेंगे, सीधा सीधा ले लीजिए, माना वे दो संख्या x व y हैं, तो x प्लस y। किसी संख्या में, यानी कि ये पहले संख्या x में
दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या है y को जोड़ा गया, तो हम दोनों को जोड़ दिए x प्लस वाई। अगर हम इसी को जो है इसको देखें, किसी संख्या में से 7 निकाले गए, तो वहां पे माना वह संख्या x है, तो x में 7 निकालने का क्या मतलब, निकालना मतलब घटाना, तो ये हो जाएगा आपका x ऋण 7। एकदम इजी है, आसानी से कर सकते हैं। छठवां दिया गया है मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे माना मूलधन, आप जानते हो मूलधन को माना जाता है P, माना मूलधन P मिश्र धन A व ब्याज I है। तो आप इसको हिंदी में एक बार लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये जो कथन दिया गया था मिश्र धन ये हो गया, मूलधन तथा ब्याज के योगफल, ये मूलधन और ये ब्याज के योगफल के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया बराबर। अब यहां मिश्र धन की जगह लिख दीजिए a, मूलधन की जगह p और ब्याज की जगह i, और ये हो गया आपका आंसर हो गया। एकदम आसानी से जो इसको आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं, सही गलत कथन छांटिए व गलत कथन को सुधार कर लिखिए। यहां पर पहला दिया गया है संख्या a का परवर्ती a धन 1 है। हमको पता है कि परवर्ती संख्या मतलब बाद की संख्या, अगर हम 5 का परवर्ती निकालेंगे तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 का परवर्ती कितना आएगा 6। अगर हम 10 का परवर्ती चाहते हैं तो 10 में 1 जोड़ देंगे 11, यानी कि 10 का परवर्ती 11। तो वैसे ही अगर हम a का परवर्ती ज्ञात करना चाहते हैं तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये a धन 1 उसका परवर्ती होगा। तो ये जो है बिल्कुल सत्य है, यानी कि यहां पर सही लिख देंगे। ठीक, सेकंड देखते हैं, x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। बिल्कुल सही है, x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, और वही तो आपका चर संख्या कहलाता है। 2n एक विषम संख्या होगी, ये गलत है। अब यहां पर देखते हैं, 2n एक विषम संख्या नहीं होगा, 2n एक सम संख्या होगा। उसका कारण बता रहा हूं। 2n अगर हम लिखते हैं तो यहां पर n जो है प्राकृत संख्या को प्रदर्शित करता है। प्राकृत संख्या मतलब यहां पे n का मान 1 2 3 4 क्रम से आप रखेंगे। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, अगर हम n के जगह 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, अगर हम n के जगह 3 रखते हैं तो 2 तिया 6, तो ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम। तो 2n एक विषम संख्या होगी, ये गलत है। अगर इस कथन को हम सुधार के लिखेंगे तो 2n एक विषम की जगह क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा। 2n एक सम संख्या होगी, वो जो है आपका सही होगा। इसके बाद दिया गया है m गुणित n दो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। कारण यहां पे जैसे लिखा गया है m कोई संख्या है हमको पता है, लेकिन उसका मान जो है एग्जैक्ट क्या होगा हमको नहीं पता। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 25 भी हो सकता है। वैसे ही n ये भी एक अज्ञात संख्या है, हमको नहीं पता उसका मान कितना है, तो ये भी एक अज्ञात संख्या, ये भी एक अज्ञात संख्या, और इन दोनों का गुणा किया गया है, तो दो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है लिखा है, बिल्कुल सही है। और लास्ट है आपका, चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर बोला गया है चरांक यानी कि चर राशि को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, तो क्या हमेशा छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, ऐसा नहीं है। लिखा गया सामान्यतः प्रायः छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। अभी हमने हल किया, जितने भी हैं सबको हम छोटे अक्षर से दर्शाएं, लेकिन एक जगह क्षेत्रफल को आप गौर किए होंगे, क्षेत्रफल को हम कैपिटल ए से दर्शाए थे। तो ये नहीं बोला जा रहा है कि हमेशा छोटे से दर्शाते हैं, सामान्यतः मतलब प्रायः छोटे अक्षर से दर्शाते हैं, बड़े अक्षर से भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपका अध्याय 11 चर संख्या और प्रश्नावली 11 भी कंप्लीट होता है, यानी कि ये प्रश्नावली और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।